हेलो एवरीवन। हम लोग सेक्शन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। आज हम लोग सेक्शन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 5 कहता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। Section number 5. The facts which are the occasion, cause or effects immediate or otherwise of relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of thing under which they happened, or which afford an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। तो वो facts जो कि fact in issue के होने के लिए या फिर relevant fact के लिए occasion, कॉज या उनका इफ़ेक्ट या फिर स्टेट ऑफ थिंग या उनके होने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो फैक्ट्स रेलेवेंट हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है और फिर अक्यूज्ड ऑफेंस कर पा रहा है, तो फैक्ट एंड इशू के लिए यहाँ पर जो फैक्ट्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ए कहता है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी। क्वेश्चन ये है क्या ए ने बी को रॉब्ड किया। The fact that shortly before the robbery A went to the fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to the third person are the relevant। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या A ने B के साथ रॉबरी करी है। तो रॉबरी के जस्ट पहले क्या हुआ था, B एक फेयर में गया था, उसके पास पैसा था और उसने इस पैसे को दिखाया था या फिर उसने थर्ड पर्सन को बताया था कि उसके पास पैसा है। तो ये जो उसका पैसा दिखाना हो गया या फिर थर्ड पर्सन को बताना हो गया, ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों रेलेवेंट हो जाएगा? क्योंकि फैक्ट एंड इशू के लिए ये एक स्टेट ऑफ थिंक प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से फैक्ट एंड इशू हो पा रहा है। उसका फेयर में जाना, उसका बताना कि उसके पास पैसा है थर्ड पर्सन को, ये एक स्टेट ऑफ थिंग है। तो जो फैक्ट्स स्टेट ऑफ थिंग्स बताते हैं जिसकी वजह से जिसके अंदर फैक्ट एंड इशू हो पाता है, ट्रांजैक्शन हो पाता है, वो रेलेवेंट हो जाते हैं सेक्शन नंबर 5 के अंदर। इलस्ट्रेशन बी कहता है द क्वेश्चन इज़ वेदर ए मर्डर्ड बी। क्वेश्चन ये है, फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है। मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड और बाय द स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड आर रेलेवेंट फैक्ट। तो जो भी ग्राउंड पर, फ्लोर पर जो भी मार्क्स ऑफ स्ट्रगल हैं, जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ पर क्या है, मार्क्स ऑफ स्ट्रगल हैं। तो ये जो मार्क्स हैं ये रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 5 के अंदर। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट एंड इशू का इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं और वो फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू का इफ़ेक्ट दिखाते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, वो रेलेवेंट हो जाते हैं। तो ग्राउंड पर मार्क्स का होना ये स्ट्रगल का इफ़ेक्ट है और ये फैक्ट एंड इशू का इफ़ेक्ट है, इसलिए ये रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन सी कहता है क्वेश्चन है वेदर ए पॉइजनड बी। क्या ए ने बी को पॉइजन दिया है। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स ascribed to poison and the habit of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are the relevant fact। तो क्या A ने B को poison दिया है। अब B की आदतों के बारे में A को पता था जिसकी वजह से A को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो पॉइज़न उसको दे पाया, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के बारे में जानकारी होना कि वो कब कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ए को कि वो पॉइज़न दे पाए, इसलिए ये फैक्ट सेक्शन 5 के अंदर रेलेवेंट हो जाएगा। अब ओकेजन क्या है? जब अपॉर्चुनिटी का यूज़ हो जाता है और जो आपका टारगेट है वो पूरा हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटी आपका टारगेट पूरा होने के बाद ओकेजन में कन्वर्ट हो जाता है, अकम्प्लिशमेंट हो जाता है, तो वो ओकेजन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ओकेजन बन जाता है। तो वो फैक्ट्स जो कि फैक्ट एंड इशू का ओकेजन बता रहे हैं वो भी रेलेवेंट होंगे सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 6 मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 any fact is relevant which shows or constitute a motive
of preparation for any fact in issue or relevant fact. वो फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू का मोटिव बता रहे हैं। यूजुअली क्रिमिनल लॉ में मोटिव इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मेंसरिया इम्पॉर्टेंट होता है और अकम्पलिशमेंट और अटेम्प्ट या फिर इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मोटिव कहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है? जहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और कोर्ट को सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे प्रोसीड करना पड़ता है, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मोटिव इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्शन 6 का सबसेक्शन 1 कह रहा है कि वो फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट के पीछे का मोटिव बताते हैं वो सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट हो जाएंगे। या फिर प्रिपरेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ मीन्स एंड मेजर्स कोई भी ऑफेंस करने के लिए। तो वो फैक्ट्स जो कि प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 कहता है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू द पार्टी टू एनी सूट और द प्रिस्टिंग in reference to the such suit or the priesting or in reference to any fact and issue therein or the relevant fact thereto। तो कंडक्ट किसी पार्टी का कंडक्ट, उस पार्टी के एजेंट का कंडक्ट, पार्टी किसकी सूट या प्रेसिडिंग की कोई पार्टी होगी उनका कंडक्ट या उस पार्टी के एजेंट का कंडक्ट, किसके रेफरेंस में कंडक्ट इंपॉर्टेंट होगा? फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा होना चाहिए वो कंडक्ट। पार्टी के एजेंट का कंडक्ट फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा होना चाहिए, तो वो कंडक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में रेलेवेंट हो जाएगा। एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट whom इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलेवेंट। जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उस पर्सन का भी कंडक्ट रेलेवेंट होगा। If such conduct influences or is influenced by the fact and issue or relevant fact, whether it was previous or subsequent conduct। तो वो जो भी कंडक्ट है चाहे वो पार्टी का हो, उनके एजेंट का हो या फिर विक्टिम का हो जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ है, वो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा होना चाहिए और वो कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है और जो इंसिडेंट है उसके बाद का भी, फैक्ट एंड इशू के बाद का भी हो सकता है और पहले का भी हो सकता है। Explanation 1. The word conduct in this section does not include statement unless those statement accompany and explain act। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब किसी पर्सन का कंडक्ट इम्पॉर्टेंट होगा, रेलेवेंट होगा, तो उसका स्टेटमेंट नहीं रेलेवेंट होगा। कंडक्ट में किसी पर्सन का स्टेटमेंट नहीं आ जाएगा। कब तक? जब तक वो कंडक्ट अकम्पनी ना कर रहा हो या फिर एक्सप्लेन ना कर रहा हो एक्ट को। तो कंडक्ट यहाँ पे पार्टी का रेलेवेंट है और उस कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आता है, बट वो स्टेटमेंट जो कंडक्ट से जुड़ा हुआ है, जो कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो सकता है। अदर देन स्टेटमेंट, but this explanation is not to affect the relevancy of a statement under any other section of this अधिनियम। बट इस अधिनियम में कहीं और पर अगर स्टेटमेंट रेलेवेंट है तो उस पर ये एक्सप्लेनेशन प्रभाव नहीं डालेगा, वो स्टेटमेंट ही रेलेवेंट रहेगा। बट यहाँ पर कंडक्ट की बात हो रही है तो सिर्फ एक्ट ही रेलेवेंट होगा, स्टेटमेंट नहीं आएगा। बट अगर स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट अकम्पनी होना चाहिए या फिर कंडक्ट को एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए, तो फिर वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा। Explanation 2. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affect such conduct is relevant। तो जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट होता है, जैसे कोई पार्टी हो गई, पार्टी का कंडक्ट रेलेवेंट है, तो कोई स्टेटमेंट उसकी प्रेजेंस या उसकी हियरिंग में किया गया है और उस स्टेटमेंट की वजह से उस पर्सन के कंडक्ट पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। जिस पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है उस पर्सन का स्टेटमेंट नहीं रेलेवेंट है अनलेस एंड अनटिल उस पर्सन का स्टेटमेंट उसके कंडक्ट को अकम्पनी कर रहा हो। एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट की बात कर रहा है। किसी पर्सन ने स्टेटमेंट दिया ऐसे पर्सन के आगे कि जिसका कंडक्ट रेलेवेंट था और उस पर्सन के स्टेटमेंट की वजह से उस दूसरे जिसका कंडक्ट रेलेवेंट था उसके कंडक्ट पे प्रभाव पड़ा, तो थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ए।
ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए पे ट्रायल चल रहा था कि उसने बी का मर्डर किया, इस बात का ट्रायल चल रहा था। द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, that B knew that A had murdered C, and that B tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public, relevant हो जाएगा। तो यहाँ पर बी क्या कर रहा था, बी को पता था कि ए ने क्या किया है, सी का मर्डर किया है। ये बात बी को पता थी और बी ए को धमका रहा था कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तुमने मर्डर किया हुआ है। बी ऐसा बोल रहा था। तो ये ए के पास ये मोटिव हो जाता है कि वो बी का मर्डर करेगा। क्यों? क्योंकि बी उसे धमका रहा था कि तुमने सी का मर्डर किया है और ये बात मैं सबको बता दूंगा और तुम मुझको पैसे दो। इसीलिए यहाँ पर ये जो फैक्ट है कि बी उसको धमका रहा था, पैसे मांग रहा था, मैं बता दूंगा, ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ए का मोटिव दिखा रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया होगा क्योंकि बी उसे धमकाता था। और जो फैक्ट्स मोटिव दिखाते हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं सेक्शन 6 में। इलस्ट्रेशन बी है, ए sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant. तो A ने B को sue करा बॉन्ड के लिए कि पेमेंट करो बॉन्ड का। B ने कहा कि मैंने ऐसे कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया है जो मैं तुम्हें पेमेंट करूं। लेकिन ये फैक्ट है कि जब भी बॉन्ड बना था तब बी को पैसे की ज़रूरत थी। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा कि जिस समय बॉन्ड बना था उस समय बी को पैसे की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि ये मोटिव दिखा रहा है उसका कि हाँ, हो सकता है कि उसने बॉन्ड बनाया हो क्योंकि उसको उस समय पैसे की ज़रूरत थी। तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन सी कहता है, ए ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड द पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलिवेंट हो जाएगा। तो ए पे ट्रायल चल रहा था कि उसने बी का मर्डर करा है पॉइजन से, और बिफोर द डेथ ऑफ द बी ए के पास वही सिमिलर पॉइजन था जो बी को दिया गया था। तो ये प्रिपरेशन दिखा रहा है, जो ऑफेंस हुआ है उसके पीछे की प्रिपरेशन दिखा रहा है। और वो फैक्ट जो फैक्ट एंड इशू है रेलेवेंट फैक्ट की प्रिपरेशन दिखाते हैं वो रेलेवेंट हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन डी, the question is whether a certain document is a will of A. The fact that not long before the date of the alleged will, A made inquiry to the matter to which the provisions of the alleged will relate, that he consulted advocate in reference to the will, to making the will, and that he caused drafts of other wills to be prepared, of which he did not approve, are relevant. क्वेश्चन ये है कि जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है क्या ये ए की वसीयत है। तो ये फैक्ट है कि जिस तारीख को वो वसीयत बनी है उसके जस्ट बिफोर पहले उसने क्या किया था, एडवोकेट से जानकारी करी थी सब कुछ विल के बारे में कि विल कैसे बनती है, जो भी प्रोविजंस होते हैं, और उसने विल अप्रूव नहीं करी थी। तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिपरेशन दिखा रहे हैं। और फैक्ट एंड इशू क्या है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल है या नहीं है। तो जस्ट बिफोर पहले ए सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन ई कहता है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, द फैक्ट दैट ईदर बिफोर और एट द टाइम of or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the fact of the case an appearance favorable to himself. क्या अक्यूज ए जो है वो अक्यूज्ड है क्राइम का, वो अक्यूज्ड है, ठीक है, और उसने क्या किया है, एविडेंस प्रोवाइड करा है अपने फेवर में। जो उसको फेवर कर रहा था वो एविडेंस उसने दिया है, या फिर वो जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय करता है, कंसील करता है, या फिर वो जो पर्सन है उनकी जो पर्सन्स हैं जो उनके खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं उनको प्रिवेंट कर रहा है आने से, उनको प्रिवेंट कर रहा है कि वो कोर्ट में ना आ पाए या उनके खिलाफ एविडेंस ना दे पाए, या फिर वो सबॉन्ड कर रहा है पर्सन को कि वो फॉल्स एविडेंस दें। तो ये सब क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों रेलेवेंट हो जाएगा? क्योंकि ये उसका कंडक्ट दिखा रहा है।
बोलते हैं, इलस्ट्रेशन ई कह रहा है ए इज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम द फैक्ट दैट ईदर बिफोर और एट द टाइम और आफ्टर द एलिज्ड क्राइम, या तो पहले या तो बाद में ऑफेंस होने के, वो वो अपने फेवर में एविडेंस दे रहा है, एविडेंसेस छुपा रहा है, एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर रहा है, लोगों को ब्राइब दे रहा है कि फॉल्स एविडेंस दो, लोगों की प्रेजेंस को प्रिवेंट कर रहा है, तो ये सब रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसका कंडक्ट है और वो पार्टी टू द केस है। ए जो है वो पार्टी टू द केस है, और जो पार्टी होता है उसका कंडक्ट रेलेवेंट होता है। कंडक्ट प्रीवियस हो सकता है, सब्सिक्वेंट हो सकता है, तो वो जो सब ये कर रहा है वो सब रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 6 के अंदर। इलस्ट्रेशन एफ, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी द फैक्ट दैट after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for the person who robbed B, and that immediately afterward A ran away, are relevant हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्या ए ने बी की रॉबरी करी है, ए ने बी को रॉब्ड किया है, ये फैक्ट एंड इशू है। फैक्ट दैट जैसे ही बी को और बी रॉब्ड हुआ, सी ने बोला ए की प्रेजेंस में, प्रेजेंस और हियरिंग अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 1 का पढ़ा है, ये उसका इलस्ट्रेशन है। तो सी ने बोला ए की प्रेजेंस में कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने, जो जिसने बी की रॉबरी करी है, और ये सुनते ही ए क्या हुआ, ये भाग गया। तो उसका भाग जाना कंडक्ट हो जाएगा, और वो पार्टी है क्योंकि केस का, तो उसका कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट जो कि ऐसे पर्सन के कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका कंडक्ट रेलेवेंट होता है, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाते हैं। हम लोग ने एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ा कि जिन पर्सन का कंडक्ट रेलेवेंट है उनकी प्रेजेंस में, उनकी हियरिंग में जब कोई स्टेटमेंट बनाया जाता है और उनके कंडक्ट पे उस बात का प्रभाव पड़ता है, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाते हैं। वो स्टेटमेंट पार्टी के नहीं है, वो स्टेटमेंट थर्ड पर्सन के। तो यहाँ पे सी कौन है, यहाँ पे सी थर्ड पर्सन है, और इसका ये बोलना कि पुलिस आ रही है उसको पकड़ने, जो जिसने रॉब करा है बी को, वो रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है ए के कंडक्ट पर, और ए भाग रहा है, और ए का कंडक्ट भी रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन जी कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए ओन्स बी 10,000 रुपीज द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी and that A and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for he owns B 10,000 rupees, and for that A went away without making any answer। Relevant fact है। क्वेश्चन ये उठता है, फैक्ट क्या है कि ए ने क्या बी से पैसा लिया है। अब ए क्या करता है, ए जाता है सी के पास और कहता है कि उसे पैसे चाहिए। डी होता है वहाँ पे, वो कहता है नहीं, इसको ए को पैसा मत देना, इसने बी से पैसा लिया था और वापस नहीं किया, मतलब इस पर ट्रस्ट मत करना। ए कुछ नहीं बोलता है और चला जाता है। तो डी कौन है? डी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट क्या था कि मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ, इस पर ट्रस्ट मत करना, इसने बी से पैसा लिया था। ए ने क्या किया? ए ने कुछ नहीं बोला, ए ने कंडक्ट करा, उसका कंडक्ट रेलेवेंट है। और वो स्टेटमेंट जो थर्ड पर्सन के द्वारा दिया गया, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके कंडक्ट को कि उस ए ने कुछ नहीं बोला और वो चला गया। तो वो स्टेटमेंट जो डी ने दिया, जो थर्ड पार्टी है, वो रेलेवेंट हो जाएगा। ए जो कि पार्टी टू द केस है, कि क्वेश्चन जब ये है, फैक्ट एंड इशू ये है, क्या ए ने बी से पैसा लिया है, 10,000 रुपीज़ लिए हैं, और जब ये स्टेटमेंट ए के सामने बोला जाता है कि ए पे ट्रस्ट ना किया जाए, तो वो कुछ नहीं बोलता है और वो चला जाता है, तो ये रेलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पे उसका ये कंडक्ट रेलेवेंट हो जाएगा, और थर्ड पर्सन डी का स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन एच कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम द फैक्ट दैट ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग ए दैट इंक्वायरी वॉज बींग मेड फॉर द क्रिमिनल एंड द कंटेंट ऑफ द लेटर आर रेलिवेंट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने क्राइम किया है। तो फैक्ट क्या है कि ए भाग गया। कब भागा? उसको एक लेटर मिला कि भाई इंक्वायरी होने वाली है क्रिमिनल के अगेंस्ट, और वो भाग गया। तो ए का कंडक्ट रेलेवेंट हुआ, और जो स्टेटमेंट जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है ए के कंडक्ट पर, स्टेटमेंट क्या, जो लेटर में लिखा है, तो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। जो स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा वो एक्सप्लेनेशन 2 में होगा, और जो कंडक्ट रेलेवेंट होगा वो एक्सप्लेनेशन 1 में होगा।
Illustration I. A is accused of crime. The fact that after the commission of the alleged crime, A absconded or was in possession of a property or the proceeds of the property acquired by the crime or attempted to conceal the thing which were or might have been used in committing it relevant हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए क्या है, अक्यूज्ड है क्राइम का। फैक्ट क्या है कि आफ्टर द कमीशन ऑफ द एलिज्ड क्राइम ए भाग जाता है या फिर क्या करता है, जो भी उसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है उसको छुपाता है या फिर छुपाने की कोशिश करता है या फिर जो भी प्रॉपर्टी उसने ऑफेंस करने में इस्तेमाल करी है उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो ये सब जो उसका कंडक्ट है वो रेलेवेंट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन जे कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेप्ड, क्या ए का रेप हुआ है। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज्ड रेप ए मेड अ कंप्लेन रिलेटिंग टू द क्राइम, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेन वॉज मेड आर रेलिवेंट। तो ए ने एलेज किया कि हाँ उसके साथ रेप हुआ है, वो गई उसने कंप्लेन करवाया और ये जो कंप्लेन है ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एलेज करना कि उसके साथ रेप हुआ है प्लस उसका कंप्लेन नोट करवाना ये क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। बट द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग अ कंप्लेन ए सेड दैट ए हैड बीन रेप्ड इज़ नॉट रेलिवेंट एज कंडक्ट। तो अगर वो सिर्फ स्टेटमेंट बोलती कि उसके साथ रेप हुआ है बट वो कंप्लेन नहीं करवाती तो ये एज अ कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है और सिर्फ स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 6 में रेलिवेंट नहीं होता है। अगर वो मर जाती तो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट हो सकता है या फिर एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस सेक्शन 160 के अंदर रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन वो एज अ कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होगा। अगर वो सिर्फ ये बात बोलती है कि उसके साथ रेप हुआ है और वो कंप्लेन फाइल नहीं करवाती है बट उसका बोलना साथ में कंप्लेन फाइल करवाना एक्सप्लेनेशन 1 में एज अ कंडक्ट रेलिवेंट होगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन है बट कंप्लेन क्या है, कंप्लेन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। वो स्टेटमेंट कंप्लेन क्या कर रहा है, कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, अकम्पनी कर रहा है कंडक्ट को। और वो क्यों कंप्लेन फाइल करवाएगी, जस्टिस के लिए फाइल करवाएगी ना। तो उसने कंप्लेन उसका फाइल करवाना उसका कंडक्ट हो जाएगा, उसके स्टेटमेंट उसके कंडक्ट को अकम्पनी कर रहे हैं तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। बट उसका सिर्फ बोलना कि उसके साथ रेप हुआ है, कंप्लेन फाइल ना करवाना, वो सिर्फ स्टेटमेंट रहेगा और वो कंडक्ट में नहीं आएगा, इसलिए वो सेक्शन 6 के अंदर रेलेवेंट नहीं होगा। इलस्ट्रेशन के कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रॉब्ड, क्या ए के साथ रॉबरी हुई है। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द एलिज्ड रॉबरी ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेन वॉज मेड आर रेलिवेंट। सेम जो इलस्ट्रेशन अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वही है कि जब उसके साथ रॉबरी हुई उसके बाद उसने क्या करा, कंप्लेन लिखवाई। तो कंप्लेन क्या लिखवाना उसका कंडक्ट हो गया और जो भी उसमें स्टेटमेंट थे वो क्या हो गए, अकम्पनी हो गए, उसमें उसके एक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फैक्ट दैट ए सेड ही हैड बीन रॉब्ड, पर वो कोई कंप्लेन नहीं करवाता है, सिर्फ वो बोलता है कि उसके साथ रॉबरी हुई है, तो ये एज आ कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होगा। बट जहाँ पर स्टेटमेंट रेलिवेंट होते हैं वहाँ पे वो सिर्फ स्टेटमेंट की तरह रेलिवेंट हो सकता है, जैसे कोरोबोरेटिव एविडेंस की तरह रेलिवेंट हो सकता है। बट अगर वो पर्सन मर जाता है तो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन भी रेलिवेंट हो सकता है। अगर उस स्टेटमेंट में कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर डेथ हुआ ऐसा कुछ है तो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन वो रेलिवेंट हो सकता है। थैंक यू।